भैया आधा किलो चावल देना। जी हमारा जान तो हलक में अटका हुआ है। जी में आता है कि हम उड़ जाएं कहीं। पति का पिंजरा तोड़कर उड़ जाओगी ना तो भी सांसें नहीं ले पाओगी। ये दुनिया भेड़ियों से भरी पड़ी है। हम कोई भेड़ बकरी थोड़ी ना है जो घास डाल के किसी भी खोटे में काट दिया। उसके बेटे की विधवा है हम, उसकी जागीर नहीं जो हमारे चोले दामन का भाव करे। लेकिन हुआ का? पानी सर के ऊपर चला गया है और नहीं सा जाता। अपना हिस्सा करके अलग रहेंगे हम। आखिर मेरी भी कोई जिंदगी है। शादी कर ली इसका मतलब ये तो नहीं कि हर सास पति के नाम की है। लेकिन पति के रहते अगर औरत अलग रहे ना तो दुनिया थू थू करती है। जिसका दिमाग सड़ा हो ना, गंदगी वहीं पनपता है। और सिंदूर और शादी के ढकोसले से औरतें कैद नहीं हो सकती। घर की चार दीवारी के दुख दर्द जब दहलीज लांग देते हैं, तब करीबियों से चोट खाया इंसान दिल का गुबार निकालने के लिए ऐसा हमदर्द तलाशता है जिससे वो अपना दुख दर्द बांट सके। कई बार हम अपनों के लिए इतने गैर हो जाते हैं कि हमें अजनबियों की सांत्वना भी अच्छी लगने लगती है। क्या नाम बताया तुम्हारी बीवी का? साहब शारदा कल दिन में सत्संग में गई थी लेकिन लौट के नहीं आई साहब। सत्संग? जी वो गांव में बच्चू देवी की कीर्तन मंडली आई है ना, उसी में गई थी। अकेली? ना साहब, पड़ोस की सहेली के साथ। और ये सत्संग कहाँ हो रहा था गांव में? वो तालाब के पास जो मंदिर है ना, वहीं पे साहब। कैसे जाएंगे बोलो माँ तेरे दर पे आएंगे, बिना डर से कैसे जाएंगे। अरे राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। माँ तेरे दर पे आएंगे, बिना डर से कैसे जाएंगे। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ जीजी थोड़ा चक्कर आ रहा है। देखो अभी प्रसाद बांटने वाले हैं, प्रसाद लेकर ही चलेंगे। हाँ जीजी हम घर जाते हैं, हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। ठीक है, संभल के जाना। हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। अरे माँ तेरे दर पे आएंगे, बिना डर से कैसे जाएंगे। साहब वो इसी रास्ते से गई थी साहब। उसके आगे पीछे या फिर पीछा करते किसी को देखा था? इतना तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये रास्ता बहुत सुनसान है। उसने गहने जेबर पहन रखे थे। एक काम करो सर, यहाँ से लेकर श्रद्धा के घर तक का जो भी रास्ता है और आसपास का पूरा इलाका छानबीन करो। अगर ये लूट खसोट का मामला है तो कोई ना कोई सुराग तो मिलेगा। ठीक है सर। साहब हमको ये लूटपाट का चक्कर नहीं लग रहा है। मतलब? सदा का पति बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। इसका मतलब उसके पति ने जो हुआ वो तो राम ही जाने। उसका पति उसको बहुत ही मारता था, जानवरों जैसा बर्ताव करता था वो। छोड़िए, कहाँ आप भी सुबह सुबह? सुबह सुबह तो ऐसे बोल रहे जैसे रात में रोज आती है। हाँ? रुक, ये रोज रोज नहीं चलेगा, समझी? हाँ? चल छोड़िए हमें, हमारी चालीसा टूट जाएगी। बेबी हाथ से निकल जाए ना तो उसको सीधा करना पड़ता है, समझी? चल यार गुस्सा गर्म करो और जाते क्यों मरते हो? हमारी घर वाली है, हमारी चाय का तू कौन होता है? भाग यहाँ से, चल। श्रद्धा मेरे सामने रोज का अपना दुखड़ा रोया करती थी। वो बहुत तंग आ चुकी थी उससे। हमारी जान तो हलक में अटकी पड़ी है। जी में आता है कि हम उड़ जाएं कहीं। एक बार नहीं था साहब, ऐसे कितनी बार बताया है। पर तो निकल आए थे साहब उसके, ना हम उसका पर काट पाए और ना ही अपना घर बचा पाए। पता नहीं कहाँ भाग गई जो कि साली। पहले तो कह रहा था लापता हो गई और अब तेरी असलियत सामने आ गई तो बोल रहा है भाग गई। साहब उसका असलियत क्या है ये हम आपको ना बता पाए, चूक हो गई। चूक नहीं, चालाकी। तेरे हाथों उसका खून हुआ, उसकी लाश ठिकाने लगाई और झूठी रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने आ गया। नहीं साहब हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच में वो गायब है। अगर हम रिपोर्ट न लिखवाते तो आप भी बोलते। बोलेंगे नहीं, अब तुझसे उगलवाएंगे। लाले साहब हमारा यकीन करो साहब, हमने कुछ नहीं किया है साहब। वो तिरिया चरित्र थी साहब, अपने आशिक के साथ भाग गई होगी, उसको ढूंढो। कौन आशिक? साहब
ये तो हमको नहीं पता। बेवकूफ समझता है? हाँ अरे साहब बेवकूफ तो वो हमको बना रही है। अलमारी से जेवर और गहने सब गायब है और 15,000 रुपया भी। अगर ये सब पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, रिपोर्ट लिखाते समय? साहब उसका रिपोर्ट लिखवाने के बाद हम अलमारी देखे और हम सब कुछ आपको बताने वाले थे कि उस कुमुद ने आपको भड़का दिया। सिर्फ कुमुद ने नहीं, सारे गांव वालों ने बताया कि कितना प्यार करता था तुझसे। प्रेम तो करते थे उससे, लेकिन उसने कभी हमको बहाव नहीं दिया। हमारे छूते ही दूर भागती थी। अब आप ही बताओ साहब, कोई बीवी अपने पति से दूर भागी तो उसका क्या मतलब निकालोगे आप? सर, मैंने मंदिर से श्रद्धा के घर तक पूरे रास्ते की छानबीन की, लेकिन कुछ ऐसा हाथ नहीं लगा जिससे यह साबित हो सके कि उसके साथ लूट खसोट हुई है। और सर, रास्ते में जितने घर पड़ते थे मैंने वहां पर भी पूछताछ की, लेकिन किसी ने श्रद्धा को या फिर किसी संदिग्ध को नहीं देखा। अमर का कहना है कि श्रद्धा का किसी के साथ चक्कर चल रहा था। अब वो सच बोल रहा है या झूठ, इस बात को कंफर्म करना भी जरूरी है। एक काम करो सर, श्रद्धा के साथ साथ अमर के कॉल रिकॉर्ड्स भी निकलवाओ। लगाओ, अच्छे से लगाओ, साफ करो पूरा। क्या बात है भाई, अभी तक साजवाज नहीं सजे? 2 मिनट में कर देता हूँ भैया। अरे कहाँ 2 मिनट में कर दोगे? हाँ, अभी तक घुंघरू और सिंगार नहीं आया हमारा। कहाँ है घुंघरू? हाँ वो इरे भैया घुंघरू। देखो, ये गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। हाँ, गंभीरता से काम करो। हाँ, जल्दी सजाओ, जल्दी। ठीक। हाँ भैया। समझ बेटा, यहाँ से कीर्तन के बाद हम तुमको लेके। पापा मम्मी कहाँ? वहाँ चलो ना मम्मी के पास। नहीं बेटा रुको, अब हम नहीं रुकने वाले। तो क्या उसके लिए अपने पति को छोड़ देगी? हाँ, छोड़ देंगे। जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। बेटा तुम तो पापा की सबसे अच्छी बेटी हो ना। अच्छा ये बताओ, तुमने अपनी गुड़िया को फ्रॉक पहना ही नहीं वाली जो कर दिए थे हम? पापा मम्मी कहाँ है? बेटा कहीं गई होंगी। अरे अभी तो यहाँ थी। बेटा सुनो ना मेरी बात। मिमी, मिमी, मिमी। चाची मम्मी कहाँ है? बेटा मम्मी तो चली गई। पापा मम्मी। नहीं था क्या? पापा मम्मी चाहिए। पापा मुझे मम्मी चाहिए। सर, 25 अप्रैल की शाम 6 बजे श्रद्धा का फोन उसके गांव में ही एक्टिव था। उसके बाद उसका फोन बंद हुआ और वो लापता हो गई। कॉल रिकॉर्ड्स में ऐसा कोई नंबर जिससे उसके अफेयर का कोई क्लू मिले? नहीं सर, श्रद्धा के फोन से बहुत कम कॉल्स होते थे। लास्ट आउटगोइंग कॉल भी 3 अप्रैल को थी। तब उसने जानदा के किसी क्लिनिक में फोन किया था और इनकमिंग कॉल भी उसके पति और उसके सहेली कुमुद के ही नाम से है। कुमुद ने बताया था कि उस दिन श्रद्धा की तबीयत ठीक नहीं थी, शायद इसलिए उसने। नहीं सर, श्रद्धा के फोन लोकेशन के हिसाब से वो जानदा नहीं गई थी। उसके साथ कुछ और ही साजिश हुई है। सर, मैंने उसके पति का फोन लोकेशन चेक किया है। जिस दिन श्रद्धा गायब हुई उस दिन उसके पति का फोन लोकेशन बिजनौर था और उसकी बात अक्सर बिजनौर के किसी गोविंद से होती रहती थी। ये गोविंद कौन है? साहब हमने क्या किया है? आप कुछ पता क्यों नहीं रहे? गोविंद से बहुत बोलचाल है तेरी? बस दोस्ती। अच्छा, तो अब अपराधियों से भी दोस्ती होने लगी तेरी? नहीं साहब। बता, नहीं साहब। क्या कांड किया उसके साथ? बोल। ऐसा कुछ नहीं है साहब, ऐसा कुछ नहीं है साहब। बोल। साहब मुझ पर यकीन करो साहब, मैं तो सिर्फ अमर के लिए जुगाड़ करता था साहब, उसके अलावा मेरी उससे कोई बातचीत नहीं थी साहब। 3 बार जेल जाने के बाद भी दल्लागिरी गई नहीं तेरी? अरे साहब मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। अरे साहब मैं गरीब आदमी हूँ साहब। चुपचाप बता कि श्रद्धा कहाँ है। आप गलत सोच रहे हैं, हम अपने बीवी को थोड़े ना बेचेंगे। क्यों? अपना जमीर तो बेच चुका है, शादीशुदा होते हुए भी वैश्याओं के साथ सोता है। साहब वो हमको हाथ भी नहीं लगाने देती थी, इसलिए भटक गया था। लेकिन साहब ना हम उसको मारे हैं और ना ही बेचे हैं। जब तक सच ना उगले मारते रहो। सर, गोविंद को बहुत तोड़ा लेकिन कुछ उगल नहीं रहा है। यादव, ये तो साफ है कि अमर अच्छा पति नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि श्रद्धा उससे तंग आकर अपनी मर्जी से कहीं चली गई, लेकिन कहां और किसके साथ? एक काम करो सर, श्रद्धा और उसकी सहेलियों से पूछताछ करो, किस किस से मिलना जुलना था, उसके घर किस किस का आना जाना था। और बिजनौर और आसपास के इलाकों की उन औरतों से भी पूछताछ करो जिनके पास अमर जाया करता था। ठीक है सर। रानी, ये कपड़े गहने क्यों पहन रखे हैं? विधवा है तू, विधवा।
कोई देख लेगा तो? क्या एक विधवा बंद कमरे में अपना अतीत भी याद नहीं कर सकती? बोलो माँ तेरे घर पे आए हैं, बिना घर से कैसे जाएंगे। बोलो माँ घर पे आए हैं, बिना घर से कैसे जाएंगे। राधे 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 बताने वाली, बोलो राधे 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 बताने वाली, राधे बताने वाली, राधे बताने वाली। अरे माँ तेरे घर पे आए हैं, बिना घर से कैसे जाएंगे। बोलो माँ तेरे घर पे आए हैं, बिना घर से कैसे जाएंगे। माँ तेरे घर पे आए हैं, बिना घर से कैसे जाएंगे। राधे 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 बताने वाली, अरे बेटा वो तुम्हारी मम्मी नहीं है। पापा वो मेरी मम्मी है, प्लीज पापा मम्मी को ला दो ना। बेटा पापा की बात मम्मी आ गई बेटा। मम्मी रोना नहीं बेटा, अब तुम्हारी मम्मी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। उससे ऐसी कोई भी उम्मीद मत दो जो तुम पूरी न कर पाओ। उम्मीद तो विमी ने दी है मुझे, एक नई जिंदगी की। लेकिन तुम्हारी जिंदगी में पुनीत है नहीं था, अब हम उसे छोड़कर यहाँ आए हैं। मंगला वो अब भी तुम्हारा पति है। तो डिवोर्स दे देंगे उसे और फिर तुम्हारे साथ। हमें पता है तुम्हारे भीतर कौन सी आग जल रही है। हटो यहाँ से, हमें छुआ तो अच्छा नहीं होगा। अरे डरो नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। अरे देखो हम बिन पत्नी के, तुम बिन पति की है, चार दीवारों के भीतर। अरे सबके अरमान ठंडे हो जाएंगे। शर्म नहीं आती तुझे? छी! सर मैंने श्रद्धा के गांव वालों से और पड़ोसियों से पता किया, सबका कहना है कि श्रद्धा बहुत ही सीधी सादी औरत थी, सब उसके पति में ही खोट निकाल रहे हैं। अच्छा ये पता चला कि उसने क्लिनिक में फोन क्यों किया था? सर ये तो पता नहीं चला है, लेकिन 3 और 4 अप्रैल को श्रद्धा क्लिनिक गई थी और सर उस क्लिनिक के डॉक्टर के बारे में भी कुछ बातें पता चली हैं। क्या? यही कि वो डॉक्टर अय्याश किस्म का आदमी है सर। औरतें उसके क्लिनिक में जाने से परहेज करती हैं और सर ये भी बात पता चली है कि वो औरतों को गलत नजर से देखता है, इसीलिए उसकी बीवी ने भी उसे छोड़ दिया है। लंबी लंबी सांसें लो और लंबी सांसें लो। समझ जाओ डॉक्टर साहब, अभी तो बीवी छोड़ के गई है, ऐसा ना हो पूरा गांव छोड़ना पड़े। दवाई तो लेती जाती। कमीने का बीज साला। हाँ सर, श्रद्धा मेरे पास इलाज के लिए आई थी। क्या परेशानी थी उसे? किस चीज का इलाज कराने आई थी? सर उसे चेस्ट इन्फेक्शन था। तुमसे तो कोई इन्फेक्शन नहीं था ना? सर कैसी बात करें सर, वो तो बेचारी अपने पति से परेशान थी। अच्छा मतलब उसका इलाज करने के साथ साथ उसकी परेशानियां भी बांट रहे थे? सर ऐसी बात नहीं है, मैं उसका एक बार चेकअप कर रहा था तो उसकी बॉडी में मैंने निशान देखे थे। ये चोट कैसे लगी तुम्हारे? उसने रो रो के अपना तो गुस्से बांट लिया, बहुत घुटी घुटी रहती थी, इसी वजह से मेरी दवाई काम नहीं कर रही थी। मैंने उससे कहा कि शहर के बड़े अस्पताल में जाके अपना इलाज करा ले। कौन से हॉस्पिटल में जाने को कहा था? सिटी हॉस्पिटल बिजनौर। पर हमने तो सुना है कि गांव की औरतें तुम्हें पसंद तक नहीं करती। फिर श्रद्धा तुमसे अपना दर्द क्यों बांट रही थी? कहीं तुम्हारा और उसका कुछ? सर ऐसा कुछ नहीं है सर, किसी ने आपको मेरे खिलाफ भड़का दिया। मैं तो औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ। इसीलिए तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर चली गई ना, क्योंकि उसे तुम्हारी रंगरेलियों के बारे में पता लग गया होगा। सर रंगरेलियां बनाने का शौक तो उसको है,
पति के रहते गैर मर्द के साथ में रहती है। मतलब? सर एक जैन थे गांव में, उसने उसको मेरे खिलाफ भड़का दिया, अब उसके साथ में रहती है। जैन कौन है? मंगला उसे अपना शुभचिंतक मानती है। सर जैसा वो दिखता है ना, वो वैसा है नहीं। पता करो कि ये श्रद्धा सिटी हॉस्पिटल के अलावा उस जैन से मिलने गई थी क्या, और ये भी कि पुनीत की बीवी उसे छोड़कर इस जैन के साथ क्यों रह रही है। ठीक है सर। मैंने सिर्फ विम्मी के लिए पुनीत को नहीं छोड़ा, बल्कि मैं तुमसे भी। मम्मी मम्मी देखो ना, मैंने ड्राइंग बनाई है। ये पापा, ये मम्मी और ये मैं। बहुत अच्छा है। पापा देखो ना। अरे बहुत अच्छी है। इसमें ना मैं रेड कलर करूंगी। एक तरफ रिश्ते जोड़ने के सपने देखे जा रहे थे तो दूसरी तरफ रिश्ते बिखर रहे थे। हम सफर जब हमदर्द नहीं बन पाते तो आपसी लड़ाई झगड़े कभी कभी अपराध में तब्दील हो जाते हैं। श्रद्धा की गुमशुदगी की वजह घरेलू हिंसा को माना जा रहा था। मंगला पुनीत का रिश्ता अलगाव तक आ पहुंचा था और विधवा रानी पर हो रहे अत्याचारों की सुनवाई से पहले ही उसकी जिंदगी में अपराध अपने पैर पसार रहा था। सर श्रद्धा सिटी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रही थी, लेकिन उसे चेस्ट इन्फेक्शन नहीं था सर, बल्कि वो HIV पॉजिटिव थी। क्या? यस सर। अमर के बहुत सारी प्रोस्टिट्यूट्स के साथ रिश्ते थे। हो सकता है श्रद्धा के HIV पॉजिटिव होने की वजह अमर ही हो। चल चलो। कहाँ साहब? चल बैठ इधर, निकाल लो। कहाँ निकाल लो साहब? बात क्या है? तुम्हारा खून निकालना है। खून? लेकिन क्या है? तुम्हारी बीवी HIV पॉजिटिव थी। क्या? अमर का भी यही कहना है कि श्रद्धा उससे दूर भागती थी और उसे यह भी शक था कि उसके किसी दूसरे आदमी के साथ संबंध है। अब अगर इस एंगल को सही माना जाए तो वो दूसरा आदमी पुनीत नहीं तो और कौन हो सकता है? सर मैंने जैन के बारे में पता किया है। वो जानदा में ही अपने 9 साल की बेटी के साथ रहता है। उसका नाम है विमी। सर उसकी बीवी नहीं, लेकिन श्रद्धा के साथ उसके किसी प्रकार के रिलेशन की बात सामने नहीं आई है सर। लेकिन पुनीत की बीवी का उसे छोड़कर जयंत के साथ रहना, इसकी वजह? सर लोगों का कहना है कि पुनीत मंगला पे अत्याचार करता था, इसीलिए मंगला ने उसे छोड़ दिया। जयंत ने उसे रहने के लिए जगह दी सर। और सर मंगला का जयंत की बेटी विमी से भी काफी लगाव है, क्योंकि पुनीत से उसकी कोई संतान नहीं। सर मंगला ने डाइवोर्स केस भी फाइल कर दिया है। लेकिन मंगला का पुनीत को छोड़ना पुनीत के नाजायज रिश्तों का परिणाम भी हो सकता है। एक काम करो सर, इस डॉक्टर की कुंडली निकालो। साहब बिना सुरक्षा के हम आज तक किसी को छुए तक भी नहीं। वो औरत तिरिया चरित्र थी। बहुत हो गया तेरा, चल अभी अंदर। अरे बड़े साहब का है मैडम, बड़े साहब का है। हम लूट गए, बर्बाद हो गए, हमारी बहू सब लूट कर लेके भाग गई साहब। रानी का पति कब मरा था? 6 महीने पहले साहब। पर साहब रानी को हमने कभी अपनी बहू नहीं समझा, बेटी जैसा समझा। पर हमारे बेटी की जमीन बेचकर चली गई वो, और लेकिन हमें चुना लगा गई। जमीन कब बेची? कल ही रजिस्ट्री हुई है साहब, 5 लाख की। साहब वो गहने जेवर सब लेकर चली गई। कल रात से हम उसे ढूंढ रहे हैं। अब देखिए ना, पता ही नहीं चल रहा है, उसका फोन भी बंद आ रहा है। श्रद्धा की तरह रानी भी गहने और नकदी के साथ लापता हो गई थी। एक ही तरह के इन दोनों केसेस में पीड़ित का कोई भी सुराग सामने आने से पहले शक के दायरे में पीड़ित के करीबी ही आए। साहब रानी का ससुर रानी को बेटी बहू की नजर से नहीं बल्कि बहुत गंदी नजर से देखता था। उसके बेटे की विधवा है हम, उसकी जागीर नहीं जो हमारे चोले दामन का भाव करे। और इतना ही नहीं साहब, रानी रोज उसके शोषण का शिकार हो रही थी। सर रानी के पड़ोसन गोमती ने कहा है कि रानी के ससुर की गलत नजर थी रानी के ऊपर। यही बात बाकी पड़ोसियों ने भी कही है। क्या हुआ? कहाँ ले जा? अरे मैंने क्या किया साहब? अरे हुआ क्या है? चलिए
बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। जैसा उसने किया है वो सब उसके सामने आ गया है, समझ गए। नारी देवी का रूप होती है, उसका सम्मान करो। उसके साथ बुरा करने वाले नरक में सड़ते हैं। अभी तुम सब लोग सत्संग करो, चलो भजन गाओ। माँ तेरे दर पे आए साहब हम नशे में थे इसलिए गलती से उसको छू लिया, पर उसने तो हमें हमारे कमरे से निकालकर पूरे गांव में ढिंडोरा पीट के हमारी नाक ही कटवा दी। और उसे मार कर तेरी नाक वापस आ गई? नहीं नहीं साहब, हमने उसे नहीं मारा, हमारा विश्वास कीजिए, हमने नहीं मारा उसे। सिर्फ मारा ही नहीं बल्कि जमीन के 5 लाख और उसके जेवर भी छुपा दिए। बोल कहाँ है? अरे नहीं साहब, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो बड़ी चंट औरत है, अपने यार के साथ भाग गई। कहानी बना रहा है? हम सच कह रहे हैं साहब, वो विधवा थी लेकिन सुहागन बनने के सपने देखती थी। जमीन बेचने के एक दिन पहले से उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। हम सच कह रहे हैं। चलिए, ये भजन संध्या तो समाप्त हुई। देवी माँ ने जो शिक्षा दी है उसे अपने हृदय में रखिए, वो आपके जीवन के मार्ग को प्रशस्त करेगा। अगली भजन संध्या पे फिर से मुलाकात होगी। राधे राधे। राधे राधे। बैठ। घर चल। तुम शायद भूल रहे हो, हम पे अपना हक खो चुके हो। तेरा मैं अभी भी पति हूं, तो ये तलाक नहीं दिया मैंने। और सुन, मेरी पत्नी तो हो नहीं पाई, ये तेरी भी नहीं होने दूंगा। साहब, रानी की फोन लोकेशन के हिसाब से 3 मई की रात 8 बजे तक वो मरून गांव में थी, जहां पर उसने खरीदार से जमीन के पैसे भी लिए थे। और रात 9 बजे तक उसके फोन की लोकेशन जानदार गांव थी। मतलब वो मारून से अपने गांव वापस आई थी? हाँ सर। और जिस रात वो गायब हुई उस रात उसके ससुर की फोन की लोकेशन संगमार गांव की थी। इसका मतलब ये है कि हो सकता है उसके गायब होने से उसके ससुर का कुछ लेना देना ना हो सकता है सर। लेकिन सर एक बात और पता चली है, रानी का भी पुनीत के क्लिनिक में आना जाना था, और जिस दिन रानी गायब हुई उस दिन भी लोगों ने उसे पुनीत के क्लिनिक में जाते हुए देखा था। हाँ सर, रानी मेरे क्लिनिक आई थी। लेकिन आप क्यों आई थी? डॉक्टर के पास इंसान तभी आता जब उसकी तबीयत खराब हो। इस बार क्या हुआ था? चेस्ट इन्फेक्शन या पीठ दर्द की प्रॉब्लम थी। पहले ये बता कि दर्द के इलाज के अलावा रानी के साथ और क्या क्या बात हुई तेरी? हालचाल की बातें हुई, इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, तो कल उसका हाल कैसा था? क्योंकि तेरे क्लिनिक से जाने के बाद वो फिर से तुझसे मिलने आई थी और उसके बाद से गायब है। सर सुबह मेरे पास आई थी, उसके बाद वो मरून चली गई थी। मरून में कहाँ? मरून में उसकी जमीन थी तो उसके सौदे के लिए गई थी वो। और उस सौदे में तेरा क्या रोल था? सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, मैंने उसके हाथ में पेपर देखे थे जमीन के, तो मैंने उससे थोड़ी बहुत बात कर ली। सर इसके बाद वो कहाँ गई, क्यों गई, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। पुनीत बहुत पहुंची हुई चीज है, उसका मुंह बंद रखने के लिए हमें आज ही शादी करनी होगी। ये क्या कह रही हो मंगला? देखो तुम्हारा डिवोर्स नहीं हुआ अभी तक, बात समझो। लेकिन हम उसे अपना पति नहीं मानते हैं। लेकिन देखिए, हम आज ही मंदिर जाएंगे और शादी कर लेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और जब डिवोर्स ठीक नहीं है, मेरी बात समझो, ठीक नहीं है। हम प्यार करते हैं आपसे, क्या आपको ऐसे लगता है कि हम विमी का ख्याल नहीं रख पाएंगे? नहीं मंगला, तुम गलत समझ रही हो। तो मान जाओ ना, हमारे और विमी के लिए। कौन? जी? पुनीत की शिकायत करके क्या करते सर? हम उसे अपना पति नहीं मानते। लेकिन पुनीत अभी भी कानूनन तुम्हारा पति है। हम उससे डिवोर्स ले लेंगे। इसकी वजह? सर पुनीत उसके ऊपर बहुत अत्याचार कर रहा था, वो उससे जल्द ही तलाक ले रही है। हम तो बस उसकी मदद कर रहे हैं सर, क्योंकि उसके बहुत एहसान है हम पर। कैसा एहसान? सर वो हमारी बिन माँ की बच्ची का बहुत ध्यान रखती है, बहुत प्यार करती है सर उसे। बिम्मी तो उसे ही अपनी माँ समझती है। लेकिन पुनीत तो कह रहा था कि तू उसकी बीवी को बहला के उसके साथ। हम कोई बच्चे नहीं है सर, किसी और पे आरोप लगाने से पहले खुद के गिरबान में झांकना चाहिए। वो खुद पता नहीं कितनों के साथ। पुनीत! मंगला
उस दिन तक पुनीत को हम सिर्फ झगड़ालू और स्वार्थी समझते थे, लेकिन उस दिन के बाद से पुनीत पर से हमारा विश्वास उठ गया और फिर हमने उसे छोड़ने का फैसला ले लिया। और जयंत को सिर्फ अपना हमदर्द मानती हैं या फिर उसे हम अपना पति मान चुके हैं। पुनीत के साथ जिस औरत को तुमने देखा था वो इन दोनों में से कौन है? सर वो तो कोई और थी। कौन? उसका कुछ नाम पता? हम नहीं जानते उसे। मंगला और जयंत के बयानों से पुनीत की खराब छवि और भी पुख्ता नजर आने लगी। अमर और गोविंद के बाद पुनीत सिर्फ श्रद्धा की गुमशुदगी का ही नहीं बल्कि रानी की गुमशुदगी का भी अहम सस्पेक्ट था। लेकिन ठोस सबूतों के अभाव में ये दोनों केसेस कोई नतीजा नहीं तलाश पा रहे थे और इसी दौरान श्रद्धा के HIV पॉजिटिव होने की वजह का एक खुलासा हुआ। सर, ये रही अमर की ब्लड रिपोर्ट। वो HIV पॉजिटिव है। मतलब ये कि श्रद्धा अमर से ही HIV इन्फेक्टेड हुई थी? सर, सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर के मुताबिक श्रद्धा को यह बात पता थी कि वो HIV पॉजिटिव है और इस बात को लेकर अमर का उससे झगड़ा भी होता था। हो सकता है कि अमर ने उसे मारा हो ताकि श्रद्धा के जरिए गांव वालों को यह बात न मालूम चल सके कि वो HIV पॉजिटिव है। हो सकता है, लेकिन फिर रानी के गायब होने की वजह? सर, मुझे लगता है कि इसके पीछे पुनीत का हाथ है, क्योंकि मंगला ने पुनीत को एक औरत के साथ देखा था। हो सकता है कि पुनीत का संबंध रानी के साथ भी हो और रानी उसके ही किसी चाल का शिकार हो गई। श्रद्धा और रानी कहाँ थी इसका कोई भी क्लू पुलिस के हाथ नहीं लगा था, इसलिए यह अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद उनकी हत्या हुई हो। लेकिन हत्या के तीनों सस्पेक्ट अमर, घीसाराम और पुनीत अपने बयान पर अड़े रहे और श्रद्धा रानी के केसेस की ही तरह एक और केस सामने आया। कहा पंडित जी, सारी तैयारी हो गई? सारी तैयारी हो गई, पर कन्या कहाँ है? क्या भाई, कहाँ है तुम्हारी दुल्हनिया? आई नहीं अभी तक? अब बस आती होगी। क्या हुआ? मंगला कहाँ है? मंगला घर पर ना है। घर पर नहीं है मतलब? डॉक्टर! मंगला कहाँ है? मंगला कहाँ है? अरे मुझे नहीं मालूम मंगला कहाँ है। अरे मंगला! अरे कर क्या रहा तू? मंगला कहाँ छुपा के रखा तूने? अरे बता मंगला को कहाँ छुपा के, बताऊंगा मैं तुझे। अरे मंगला तेरे साथ रहती, तुझे पता होगा। देख तू नाटक मत कर, सब समझता हूँ मैं। क्या समझता है तू? अगर मंगला कुछ हुआ ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक मिनट शांत रहो। अरे ये ऐसे नहीं मानेगा। पहले रानी, फिर श्रद्धा और मंगला। ये रसिक डॉक्टर को ना सबक सिखाना पड़ेगा। लेके चलो थाने से, वहां पता चलेगा कौन सच बोल रहा है। क्या शोर मचा रखा है? साहब मंगला गायब है, पूछे इससे क्या किया उसके साथ। साहब मंगला मुझे क्या पता, इसके साथ में रहती थी वो। साहब यही बात इसको खटकती है, इसने कुछ किया। साहब ये मुझे था। मंगला का तलाक नहीं हुआ था अभी, फिर क्या उससे शादी करना चाहता था? सर, अगर स्त्री तन और मन दोनों से अपने पति को त्याग दे तो वो किसी और आदमी से गंधर्व विवाह कर सकती है और इसमें वैसे भी मंगला की रजामंदी थी। साहब, कानूनन कोई भी शादीशुदा औरत से कोई शादी नहीं कर सकता। आप उस जैन को गिरफ्तार कीजिए। गिरफ्तार तो हमें मंगला को भी करना है। सच सच बताओ कि वो कहाँ है? वो झूठा ही नहीं, एक नंबर का छिछोरा और गिरा हुआ इंसान है। जरूर रानी और श्रद्धा की गुमशुदगी में भी उसका ही हाथ होगा। आप ऐसा बोल के मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। और तो जो सब्जी पका रहा है ना, उसकी खबर है हमें। खुद तेरी बीवी मंगला ने किसी दूसरी औरत के साथ देखा है तुझे? सर, वो मंगला को तलाक इसलिए नहीं देना चाहता था क्योंकि उसकी नीयत मंगला की जायदाद पर थी। ये जो पुनीत का क्लिनिक है और घर, ये दोनों मंगला के दहेज की बदौलत है। और इसी लालच में तूने उसे मार दिया। क्यों? सर, लालची तो वो जैन था, उसकी नजर मंगला की प्रॉपर्टी पर थी। लेकिन अभी तक तो वो उसका पति भी नहीं बना है। लेकिन साहब, मंगला तो अपने जेवर गहने लेके उसके पास गई थी। मंगला अपने गहने जेवर पहन के दुल्हन बनी हुई थी। इस आदमी ने जानबूझकर उस वक्त का इंतजार किया ताकि अपना बदला लेने के साथ साथ वो गहने हड़प सके। मैंने कोई बदला नहीं लिया सर, मैं सच कह रहा हूँ। मंगला कहाँ गई, क्या हुआ उसके साथ, यकीन कीजिए मुझे कुछ नहीं पता। जयंत और पुनीत एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, लेकिन पुलिस को लग रहा था कि मंगला का लापता होना रानी और श्रद्धा की गुमशुदगी से भी जुड़ा है और तीनों केसेस में एक ही अपराधी के हाथ होने की थ्योरी बनने लगी और जल्द ही पुलिस का अंदाजा सही साबित हुआ। तीनों औरतें जब गायब हुई, या तो गहने जेवर पहने थी या फिर उनके पास कीमती सामान था। या तो मुझे लगता है किसी एक आदमी का नहीं बल्कि गिरोह का काम। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह बात साफ है कि सबको मारने का तरीका एक ही है। सबको जिंदा दफनाया गया है और मंगला की बॉडी में मॉइस्चर मिलने की वजह से यह बात साफ है कि उसको दफनाने से पहले एनेस्थीसिया दिया गया था। मतलब यह भी पॉसिबिलिटी है कि बाकी पांचों को भी
एनेस्थीसिया देकर पहले बेहोश किया गया और उसके बाद जिंदा दफनाया गया। एक बॉडी तो मंगला की है। अगर ये माने कि बाकी दोनों रानी और श्रद्धा की हैं, फिर भी ये बाकी 3 बॉडीज? सर, तरिया, जटोला और इच्छापुरी गांव से 3 अलग अलग औरतों के लापता होने की रिपोर्ट पहले से ही दर्ज है। विमला, पुष्पा और ये शांति। मतलब या तो एक बात तो साफ है, इन सबको मारने की साजिश किसी एक की रचाई हुई, और शायद एक ही चीज की मदद से, एनेस्थीसिया। पकड़ो इसे। अरे बात तो बात क्या है? ले जाओ। बात क्या है? बात तो चेक करो। आप क्या कर रहे हो साहब? क्यों कर रहे हो साहब? साहब मैं डॉक्टर हूं, मेरी क्लिनिक में एनेस्थीसिया मिलना एक आम बात है साहब। लेकिन तेरा कनेक्शन सिर्फ श्रद्धा, रानी और मंगला से नहीं, शांति से भी था ना। ये भी तेरे क्लिनिक में आती थी ना। इन दोनों को तूने कैसे झांसे में लिया, बता। साहब मैंने किसी को झांसे में नहीं लिया साहब। तो कैश और गहने कहाँ हैं जो तूने इन्हें दफनाने के पहले लूटे थे? साहब मैं डॉक्टर हूं, क्रिमिनल नहीं साहब। देख डॉक्टर, अभी तो पूछ रहे हैं, लेकिन अब तुझे हम बताएंगे कि सच उगलवाने के लिए हम क्या इलाज करते हैं। पापा मम्मी, जीवन मरण सब देवी माँ के हाथ में है। वो सब देख रही है, सबका इंसाफ करेगी। भजन कार्यक्रम में फिर से आना शुरू करो, अपनी बेटी को भी लेकर आओ, मन को बहुत शांति मिलेगी। बोलो देवी मैया की जय, देवी मैया की जय, देवी मैया की जय। सर, पुनीत ने कुछ नहीं कबूला। पता करना पड़ेगा एनेस्थीसिया कहां से खरीदा गया और पुनीत ने कब कब कितनी क्वांटिटी में खरीदा। चोरी के गहने भी कहीं ना कहीं बेचे गए होंगे। बिजनौर और आसपास के सारे सुनारों से पूछताछ करो। ये एनेस्थीसिया की बोतल आप ही कंपनी सप्लाई की गई थी? हाँ, ये दवाई तो मेरी कंपनी से सप्लाई की। मैं चाहे तो आपको सप्लायर का नंबर दिखा सकता हूँ। प्लीज। ओके। एक तरफ पुलिस ये पता लगाने में जुटी थी कि पुनीत कहां से और कितनी मात्रा में एनेस्थीसिया खरीद रहा था, और दूसरी तरफ ये पता लगाया जा रहा था कि लूटा गया सोना कहां बेचा गया। और इसी तलाश में पुलिस को चोरी के गहने खरीदने वाले एक सुनार का पता चला। ठीक है। सर, वो ये घर है उसका। आसपास पूछताछ करें। ठीक है सर। चलो सुनो इधर। हाँ सर। ये मानिक सुनार का घर है? हाँ सर। यही। कहाँ गया? पता नहीं सर। आखिरी बार कब देखा था? कल रात को देखा था साहब, कीर्तन में। कीर्तन? हाँ साहब, बच्चू देवी का कीर्तन चल रहा है ना हमारे गांव में। ठीक, कुछ पता चला? हाँ सर। सर, ताला उसके घर पे कल रात से ही लगा हुआ है और आज सुबह से उसे किसी ने नहीं देखा। एक बात नोटिस की जाता सर, जब श्रद्धा गायब हुई थी तब भजन मंडली उस गांव में थी, और जब रानी और मंगला गायब हुई तब वो भी उसी गांव में थे जिस गांव में ये भजन कीर्तन चल रहा था। और अब ये मानिक सुनार गायब है और पड़ोसी ने उसे आखिरी बार उस कीर्तन में ही देखा था। लेकिन सर, मानिक सुनार तो चोरी के गहने खरीदता था, उसका इस मंडल से क्या कनेक्शन हो सकता है? कनेक्शन है, शायद इसीलिए उसे गायब किया गया है ताकि हम उस साजिश के कर्ता धर्ता तक ना पहुंच पाए, जो कि शायद उस भजन मंडली में ही है। तेरे दर पे आए हैं, बिना दर कैसे जाएंगे। बोलो माँ, तेरे दर पे आए हैं, बिना दर कैसे जाएंगे। बोलो माँ, तेरे दर पे आए हैं, बिना दर कैसे जाएंगे। बच्चू देवी की एक एक करके आओ, अपने सुंदर माता को बताओ, माता सबकी सुनेगी। आओ, एक एक करके आओ। अरे एक ऐसा तो नहीं कि मंडली वाले लोगों की मजबूरियां जानकर उन्हें किसी पूजा पाठ या कर्मकांड के लिए टारगेट करते हैं? हो सकता है सर, क्योंकि रानी, मंगला और श्रद्धा, इन तीनों के जीवन में दुख था और अक्सर ये तीनों अपना दुख बांटते थे अपने आस पड़ोस वालों के साथ और अपने सहेलियों के साथ। इनके साथ भी जरूर बांटा होगा। एक काम करो, इस बच्चू देवी की हिस्ट्री निकालो और जैसे इसकी ये नौटंकी खत्म होती है इसे थाने लेकर आओ। ठीक है सर। कहाँ हो रहा है ये सब? देखिए दरोगा बाबू,
हमको चंड मुंड रखते बीज ना समझो, हम श्राप दे देंगे। श्राप आप छोड़िए बाबा जी और बैठ जाइए चुपचाप। बैठिए। दरोगा बाबू, क्या हो रहा है साहब? हमने कहा किया है जो हमको ही पकड़ के यहाँ लाए हैं? दरअसल बाबा जी एक समस्या है जो आपसे हल करवानी है। इन औरतों की फोटो देख रहे हैं, इनकी हत्या की गुत्थी नहीं सुलझ रही है। अब आप तो प्रतापी हैं, जरा देखकर बताइए कि किसने इन्हें मार के इनका सोना जेवर लूट लिया है। बताने वाली राधे 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 राधे, बताने वाली राधे दर में आएंगे, बिना दर के जाएंगे, मेरे ससुर मेरी इज्जत पे हाथ डालते हैं। ये कारी तो मेरी भक्त थी बेचारी, हमारे पास अपना दुखड़ा सुनाने के लिए आती थी। तो इन्होंने आपको अपना दुखड़ा सुनाया और आपने ऐसा क्या उपाय बताया कि इन्हें खुशी मिलने की बजाय मौत नसीब हुई? हम तो इन तीनों का भला ही चाहते थे, लेकिन अब देवी मैया की मर्जी। भोला मत बन। दरोगा बाबू, ये कैसी बात कर रहे हैं आप हमसे? आपके दिमाग में क्या पक रहा है? नहीं समझ आ रहा। समझे? नहीं समझे? समझाऊं? हाँ? दर्द हो रहा है? लगाऊं एनेस्थीसिया? देखिए दरोगा बाबू, ये आप दोनों ठीक नहीं कर रहे हैं। ड्रामा मत कर, सीधे सीधे बता कहां से लाता था एनेस्थीसिया? बता कहां से लाता था? चमड़ी उधड़ उसकी, अब मुंह खोलेगा ये। हाँ सर, ये यहाँ से ही खरीदी गई थी। सर 2 महीने पहले ये डॉक्टर पुनीत ने खरीदी थी। 2 महीने पहले खरीदी जी। उसके बाद कभी नहीं ली? नहीं सर। इस एक बॉटल से कितने इंजेक्शन दिए जा सकते हैं? सर 3। अच्छा, डॉक्टर पुनीत के अलावा कभी ये आदमी लेकर गया है? नहीं सर। सर वैसे भी एनेस्थीसिया सिर्फ सर्टिफाइड डॉक्टर्स, क्लिनिक्स और हॉस्पिटल के लिखे प्रिस्क्रिप्शन पे ही बेची जाती है। लेकिन हाँ सर, एक सप्लायर है जो इलीगली बॉटल्स को बेचता है। कौन है वो? जी सर। सर मैं बता दो सर, बता दो सर, बता दो। पकड़ उसको, जाना होता है, पीछे से जा। कांस्टेबल निकालो इसे, संभाल के। बहुत शातिर समझता था अपने आप को। जिस एनेस्थीसिया से तू लोगों का शिकार करता था उसी ने तुझे फंसाया। तेरे फोन से हमें तेरी लोकेशन मिली और बाकी कहानी तू खुद बताएगा। हमारा काम ऐसी औरतों को तलाशना था जो आसानी से हमारे छलावे में आ जाए। बच्चू देवी की मंडली में हमारा उठना बैठना था तो लोगों को लगता था कि हमारा उनसे बहुत अच्छा परिचय है। हम बच्चू देवी की कीर्तन मंडली में बैठते हैं। आप हमको देख ही नहीं होंगे, वहीं बैठते हैं। उन्होंने आपकी समस्या के बारे में हमको बताया। देखिए आप हिम्मत मत हारिए, उन्होंने इससे पहले भी बहुत लोगों को ठीक किया है। हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस 16 श्रृंगार करके आना होगा, जैसे नई नवेली दुल्हन, शादी का जोड़ा, गहने जेवर। आप एक काम करिएगा, आप हमको यहाँ मिल जाइएगा, आगे का विधि विधान हम समझा देंगे। देखिए आप घबराइए नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमारे कहने पर अगले दिन श्रद्धा अपना सारा गहना जेवर पहनकर मंडली आई। उसके बाद उस जगह पर भी आई जहां हमने उसको बुलाया था। रानी को हमने ही सलाह दिया था कि अपना ससुर से अलग हो जाए। हमारे ही कहने पर उसने अपनी जमीन बेची और पैसा लेकर जब गांव जा रही थी तो मंगला को क्यों मारा? उससे तो शादी करने वाला था ना। इसीलिए तो मार दिया, इसीलिए तो बिम्मी की माँ को भी मार दिया था हमने। राधा नाम था, 4 साल पहले कानपुर में मर्डर किया था उसका। पेंडिंग केस है, आपको मिल जाएगा।
जयंत एक पेशेवर अपराधी था। लूट, हत्या और ठगी के कई केसेस में उसने अपने द्वारा किए गए अपराधों का खुलासा किया। इन अपराधों में राम बच्चन और बच्चू देवी की कोई भी भूमिका सामने नहीं आई, लेकिन खुशी की उम्मीद में उससे अपना दुख दर्द बांटना पीड़ितों की भूल और लापरवाही बनकर सामने आई। रोजाना कई जाने अनजाने चेहरों और नामों से हमारा परिचय होता है, लेकिन किसको अपना कितना परिचय दिया जाए, किसको दोस्त, किसको हमदर्द और किससे अपना दुख दर्द बांटा जाए, इसका चुनाव भी बड़ी सूझबूझ से करना चाहिए, क्योंकि हमारी और हमारे परिवार की सुरक्षा भी हमारी ही जिम्मेदारी है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। आगे मत आना, रोक दो, थामो जाना। कुछ मिला? आराम से आराम से आराम से रखो। जरूरत, महत्वाकांक्षा और आगे बढ़ने की चाह में इंसान अपने जन्म स्थल को छोड़कर कहीं प्रवासी बनने पर मजबूर होता है। लेकिन इस समाज में अकेले जीना ना तो व्यवहारिक है और ना ही सामाजिक तौर पर संभव। ऐसी सूरत में दूर देश में बसा इंसान अपने पड़ोसियों के साथ दोस्ती और फिर कुछ मुंह बोले रिश्ते बना लेता है, और कई बार ये जुबानी रिश्ते रूहानी भी हो जाते हैं। ऐसे हजारों उदाहरण मिल जाएंगे जहां पड़ोसियों ने अपनों से ज्यादा अपनापन दिखाया, लेकिन ऐसे हादसे भी कम नहीं हैं जहां इन मुंह बोले रिश्तों ने विश्वासघात किया, जुर्म को पनाह दी और अपराध को वास्तविक बना दिया। हमारा आज का ये एपिसोड ऐसी ही एक सामाजिक पहेली है। छोड़ो मुझे। आपको कब पता चला कि आपके पति और बेटी लापता है? सर, रिया सुबह जिम के लिए निकली थी पर घर वापस नहीं आई। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि अक्सर वो जिम से ही कॉलेज चली जाया करती थी। पर जब शाम तक नहीं आई तो मैंने उसे फोन किया, फोन स्विच ऑफ है। मैंने मेरे हस्बैंड को भी फोन किया, उनका भी फोन बंद था और अब तक बंद है उनका फोन। आपने उनके दोस्तों से या आपके रिश्तेदारों से बात की? हो सकता है दोनों वहीं कहीं हो। हाँ सर, सब जगह पता किया। रिया को तो सुबह से किसी ने नहीं देखा। मैंने मेरे हस्बैंड के ऑफिस फोन किया, तब पता चला कि वो घर के लिए निकल चुके हैं, पर घर नहीं पहुंचे। आप उन दोनों की फोटो लाई है? हाँ सर, ये आपका किसी पे शक या किसी से दुश्मनी, झगड़ा? सर, ऐसी कोई दुश्मनी तो नहीं, पर हाँ, मेरे हस्बैंड ने बिजनेस के लिए 75 लाख रुपए कर्जा लिया था और वो उसे चुका नहीं पाए थे क्योंकि वो बिजनेस ही फेल हो गया। किससे लिए थे पैसे? रईस शेख नाम के आदमी से, और वो उन्हें धमकी भी दिया करता था कि अगर पैसे नहीं लौटाए तो वो फैमिली को कुछ कर देगा। इस रईस शेख का नंबर तो होगा आपके पास या एड्रेस? नंबर तो मेरे पास नहीं है, हाँ ऑफिस का एड्रेस है। इनसे ये एड्रेस नोट कर लेना और उनकी बेटी और पति का नंबर भी ले लेना। थैंक यू सर। सर, ये नीलेश, रिया और नंदिनी के कॉल रिकॉर्ड्स हैं और इसके मुताबिक जिस वक्त किडनैपिंग हुई उस वक्त नीलेश का लास्ट लोकेशन उसका ऑफिस का दिखाई दे रहा है और रिया का घर से कुछ ही दूर एमजी चौक का दिखाई दे रहा है। इसका मतलब रिया गायब होने के कुछ ही देर बाद उसका फोन बंद हो गया। थोड़ा ये पॉसिबल है कि वो बाहर गई हो या किसी ने उसे अगवा किया हो। ये तुम्हारे ऑफिस का सर्च वारंट। पूरे ऑफिस की छानबीन करो। आप जरा बाहर जाइए।
मुझे उनसे कुछ पूछताछ करनी है। प्लीज सिट सर। नीलेश और उसकी बेटी को क्यों उठवाया? सर मैं नीलेश और उसकी बेटी को क्यों उठाऊंगा? उसकी बेटी को तो मैं पहचानता भी नहीं हूँ। तुमने तो उसकी पूरी फैमिली को गायब करने की धमकी दी थी। देखिए सर, हमारे बिजनेस में इस तरह की बातें करनी पड़ती हैं और 2-4 हज़ार की बात नहीं है, पूरे 75 लाख की बात है और 75 लाख रुपए में मुझे अभी तक एक भी रुपया नहीं मिला है। अगर कुछ मिला ना ऑफिस में से सब उमा, ये देखिए। तुमने तो कहा नहीं उठवाया, तो ये रिकवरी एजेंट क्यों हायर किया था? सर मैं रिकवरी एजेंट के थ्रू उसको उठवाने वाला था, लेकिन मैंने उसे उठवाया नहीं है। आप चाहे तो फोन करके रिकवरी एजेंट से पूछताछ कर सकते हैं। हेलो, क्या? ठीक है सर, नीलेश वापस आ गया। मुझे अपनी नहीं, हमारी बेटी की चिंता है। एक पूरा दिन 24 घंटे हो गए और उसकी कोई खबर नहीं। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। नीलेश, मैंने पुलिस में कंप्लेंट की है, वो लोग कोशिश कर रहे हैं ना। कोशिश कर रहे हैं तो अभी तक उसकी कोई खबर क्यों नहीं है? नहीं, मैं उसे खुद ढूंढ लूंगा। मैं किसी के सहारे नहीं बैठने वाला। फिलहाल तो आपको खड़ा रहने के लिए भी सहारे की जरूरत है। क्या आप बता सकते हैं आप कहाँ थे और आपकी ये हालत कैसे हुई? सर वो कल मैं जब ऑफिस से निकला तो अचानक उन लोगों ने मुझे बहुत मारा सर। क्या वो लोग रईस शेख के आदमी थे? पता नहीं, हो सकता है सर, क्योंकि उसी ने मुझे धमकी दी थी। नीलेश मेरा पैसा लौटा दे वरना ऐसी जगह भेजूंगा जहाँ तू सोच भी नहीं सकता। मैं रईस का पैसा है, हलक में हाथ डालकर निकाल लूंगा तेरे। पहचान सकते हो उन्हें? शक्लें तो देखी होगी ना? नहीं सर, उन लोगों ने अपने चेहरे ढके हुए थे। कुछ बताया उन्होंने कि तुम्हें क्यों उठाया, क्यों मारा? वो बोल कम मार ज्यादा रहे थे। यहाँ पर एक ही बात बोल रहे थे कि मैंने कहा ना अपना घर बेच दे वरना अपने जान से जाएगा। मानिक शाह, नीलेश वो लोग मानिक शाह के लोग हैं क्या? ये मानिक शाह कौन है? सर ये मानिक शाह हमारा पड़ोसी है। उसे पता था कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए उसने हमारा घर खरीदने का ऑफर रखा। वो कीमत बहुत कम लगा रहा था। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, कर्जा चुकाना था, इसलिए मैं तो मान गया, लेकिन नंदिनी ने साफ मना कर दिया। उसके बाद से उसने धमकी देना शुरू कर दिया। क्या हाल है मोटा भाई? और बस अरे कब से कह रहा हूँ ये फ्लैट मेरे को दे दो, अभी मान जाओ ना, वरना मनाना पड़ेगा मुझे तुमको। और ये जो ऊपर वाला है ना, इसका जो हुक्म है वो तो मुझे मानना ही पड़ेगा ना। क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम? क्या किया तुमने नीलेश की बेटी रिया के साथ, और नीलेश को क्यों उठवाया? क्या मतलब मैं रिया को कुछ क्यों करूंगा और मैं नीलेश को क्यों उठाऊंगा सर? कल सुबह तुम कहाँ थे? कल सुबह मैं सिकंदर आहूजा के साथ था, आहूजा बिल्डर के मालिक। कल रात 8 बजे के आसपास तुम कहाँ थे? कल रात वो मैं कमाल है, सुबह कहाँ थे ये साफ साफ याद है, लेकिन कल रात 8 बजे कहाँ थे ये याद करने में इतना वक्त लग रहा है? सर वो कल रात मैं अपने किसी पर्सनल काम में बिजी था। कौन सा पर्सनल काम? सॉरी सर, वो तो नहीं बता सकता। ठीक है चलो हमारे साथ, हमारे धर्म कर्म देखोगे तो खुद के नहीं दूसरों के पर्सनल काम भी बताओगे। चलो सर 1 मिनट, मैं बताता हूँ सर। मैं कल रात सोनाली के साथ था। कौन सोनाली? मेरी दोस्त है सर, वो एक एक्ट्रेस है। कल मैं उसके साथ उसके शूट पे गया हुआ था, लेकिन मैं तो सुबह 4-4:30 बजे आ गया था वापस। मानिक, वो मेरे घर में चोरी हो गई है, सब कुछ चोरी हो गया। मानिक तुम मेरे साथ अभी चलो, अभी पुलिस के पास चलो। मानिक सोनाली रो मत, ज्वेलरी मिल जाएगी।
अरे ऊपर वाले का शुक्र है कि तू ठीक ठाक है। आपको कब पता चला घर में चोरी हुई है? सर मैं 2-3 दिन से तो नाइट शिफ्ट पे थी। जब आज घर पे आई तो देखा कि सब सामान फैला हुआ था और मेरी अलमारी खुली थी, मेरी सारी गायब। दादा मैडम, इनका स्टेटमेंट ले लो। अच्छा, 2 दिन जब आप शूट पे थी तो ये घर बंद था या कोई था घर में? नहीं सर, वो मेरी बेटी आर्या घर पे थी। मैं कभी नहीं जाती उस रूम में। क्यों? घिन आती है मुझे उस रूम से, बदबू आती है उस मानिक शाह की। तावड़े, रिया के दोस्तों की एक लिस्ट बनाओ और पूछताछ शुरू करो। हो सकता है उसके पास में हमें कुछ ऐसा मिले जिससे मदद हो। इसी एक ही प्रीमाइसेस में एक लड़की गायब हो जाती है। उसी शाम उसका बाप किडनैप हो जाता है और उसके घर के पास से ही घर में गहने चोरी हो जाते हैं। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। सर आपको क्या लगता है ये तीनों क्राइम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? शायद, क्योंकि नीलेश पे कर्जा था। रईस पैसों के लिए उसके जान के पीछे पड़ा था और लगभग उतने ही पैसों की चोरी हुई जितना नीलेश पे कर्जा था। चोरी या तो नीलेश कर सकता है या माणिक। सर नीलेश के पास तो क्राइम करने का मोटिव है, लेकिन माणिक अपने गर्लफ्रेंड के घर में क्यों चोरी करेगा? नीलेश को फंसाने के लिए। आर्या भी चोरी कर सकती है अपनी माँ को सबक सिखाने के लिए। सोनाली के घर के आसपास के सारे चाबी वालों से पूछताछ करो। कहीं आए दिन किसी ने सोनाली के घर के डुप्लीकेट चाबी तो नहीं बनवाई, है ना? तावड़े, इन तीनों के घर की तलाशी लो। अगर इन तीनों में से किसी ने चोरी की है तो गहने उन्हीं के घर में मिलने चाहिए। उधर कुछ मिला? नहीं सर। बालकनी में देखो। सर। हाँ। सर ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारी बेटी गुम हो गई है, मैंने इतनी मार खाई है कि मैं ठीक से अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। हमें आपकी मदद की जरूरत है, उल्टा आप हमारे ही घर की तलाशी ले रहे हैं। सर सर ये देखिए ड्रग्स यहाँ टीवी के नीचे मिला। तावड़े, रिया के कॉल रिकॉर्ड्स फिर से चेक करो। उसके बेडरूम में ड्रग्स मिलने का मतलब यह है कि एक तो वो ड्रग्स लेती है या बेचती है। इन दोनों सूरत में उसके मोबाइल में ड्रग सप्लायर या पैडलर का नंबर मिलना चाहिए। देख लो ज्यादातर किस नंबर पे वो बात करती थी। और हाँ, वो सोनाली की बेटी आर्या के बारे में कुछ पूछताछ की तुमने? जी सर, बिल्कुल काम से काम रखने वाली लड़की है। सोसाइटी में, स्कूल में उसके कोई दोस्त नहीं है, बस अपनी ही धुन में रहती है। और सर हमने सोनाली के घर पर भी पूछताछ की तो वहां हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि चोरी आर्या ने की है। हम रिया पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं क्योंकि ड्रग इंसान से कुछ भी करवा सकता है। ये चोरी तो मामूली चीज है। हो सकता है कि रिया ने ज्वेलरी चोरी की हो और वो गायब हो गई। खाना खा लो। नहीं खाना मुझे। देखो प्लीज, मुझे 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 कुछ खाना नहीं चाहिए। मुझे मुझे थोड़ी सी ड्रग दे दो प्लीज दे दो। देखो मेरी हालत देखो, मैं मर जाऊंगी। प्लीज थोड़ी सी दे दो, मैं भीख मांग रही हूँ। प्लीज थोड़ा सा दे दो। सुनो 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 सुनो, देखो तुम एक पूरी दे दो। एक नहीं तो अच्छा एक दो दे दो, प्लीज दे दो प्लीज। तुम्हें पैसा चाहिए? नहीं, तुम्हें ना जो करना है वो कर लो। तुम्हें जो करना है ना वो कर लो। भैया क्या कर रही हो? बंद करो बदतमीजी। आप मम्मा, मुझे जल्दी ठीक नहीं होना।
क्योंकि जब मैं बीमार पड़ती हूँ तभी तो आप मेरे साथ रहते हो, नहीं तो मैं अकेली। मामा प्लीज आप मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज। मैं ना खुद ठीक हो जाऊंगी, प्लीज मामा। अरे नंदिनी, तुम ऑफिस नहीं गई? नीलेश, रिया की तबीयत नहीं ठीक है। अब तुम बहाने मत बनाओ, रिया को सिर्फ बुखार है। तुम ऑफिस नहीं गई तो सैलरी कटेगी, पता है ना तुम्हें? पर नीलेश, तुम जाओ, टेंशन मत लो, मैं संभालूंगा इसको। मजा आया ना तुम्हें? हाँ? अपने ऑफिस के लोगों के सामने मेरा तमाशा बनाकर। Shut up, नीलेश। I don't want to talk to you. मैं नहीं ले गई थी, तुम गए थे मेरे साथ। ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। रिया? Oh yes. आज तुम्हारा बर्थडे है ना? Happy birthday बेटा। I'm sorry. नंदिनी प्लीज खाना खा लो, प्लीज। नंदिनी क्या प्रॉब्लम है? तुम खाना खाने से क्यों मना कर रही हो? प्रॉब्लम तुम हो, मेरी और मेरी बेटी की इस हालत के। नीलेश, ना तुम कभी अच्छे बाप बन सके, ना ही तुमने मुझे कभी अच्छी माँ बनने दिया। कभी जाकर उसको पूछा उसे कोई तकलीफ है या नहीं? नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें ब्लेम क्यों कर रही हूँ? मैं भी उतनी ही जिम्मेदार हूँ जितनी कि तुम हो। तुम्हें पता है उसकी तकलीफ मैं और तुम है नीलेश। शायद इसीलिए उसने इस ड्रग्स का सहारा लिया। ड्रग्स। नंदिनी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती सारी मेरी है और मैं सच में इस गलती को सुधारना चाहता हूँ। प्लीज रो मत, प्लीज मत, प्लीज मत। हमारी रिया वापस आ जाएगी। हाँ, मैं बाद में फोन करता हूँ। सर, रिया के दो खास दोस्तों का पता चला है, अश्विन और सोहम, जो सेम बिल्डिंग में रहते भी हैं और एक ही कॉलेज में पढ़ते भी हैं। काफी गहरी दोस्ती है इन तीनों में। कौन है सोहम? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। अरे किसी का बेटी गायब हो जाएगा तो आप हमारा बच्चा लोग पे शक करके उनसे उल्टा सीधा सवाल जवाब पूछेंगे, सब नहीं चलेगा। जानते नहीं आप किससे पंगा ले रहे हैं। रातों रात आपका ट्रांसफर करवा देंगे, और वो भी ऐसे जगह पर जहां इंसान तो क्या जानवर तक नहीं मिलेंगे आपको पूछताछ करने के लिए। लेके आओ इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, बेटा चिंता मत करो। इंस्पेक्टर साहब ठीक नहीं कर रहे हैं, बेटा चिंता मत करो, हम हैं। अच्छा ये बताओ, रिया ड्रग्स लेती है? हाँ सर। क्या तुम दोनों भी ड्रग एडिक्ट हो? नहीं सर, हम कोई ड्रग्स नहीं लेते। तुम्हारी जबान झूठ बोल सकती है लेकिन ब्लड रिपोर्ट नहीं। तावड़े, टेस्ट करवाओ दोनों का। ओके सर। चलो सर। पर सर दोनों सच बोल रहे हैं, रिपोर्ट एकदम क्लियर है, दोनों ड्रग्स नहीं लेते हैं। तुम दोनों जा सकते हो लेकिन शहर से बाहर जाने की इजाजत नहीं, मतलब नो ट्रिप नो आउटिंग, समझे? जी सर। जाओ। थैंक यू सर। चल। सर, रिया के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर मिला है, ड्रग सप्लायर असलम का है। हेलो, ठीक है।
क्या हो? तावड़े, ऊपर पानी की टंकी चेक करो। आगे मत आना, रोक दो, थामो जाना। कुछ मिला? आराम से लेटाओ, आराम से रखो। नीट सावकाश। पाय बाहर गया। रुकिए आप, रुकिए। एक मिनट, कौन है? पीछे लो, संभालो जरा। जिस रिया और उसकी नशे की लत को आधार बनाकर पुलिस अपनी तहकीकात कर रही थी, वही रिया अपनी ही बिल्डिंग की पानी की टंकी में मृत पाई गई। पर रिया के कत्ल ने एक बात तो साफ कर दी थी कि वो अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ कोई और भी था। यह संभव है कि चोरी के गहनों की वजह से ही उसका कत्ल हुआ हो और कातिल कोई ड्रग सप्लायर या उसका कोई जानकार ही हो। रिया के कॉल रिकॉर्ड से मिला एक नंबर असलम नाम के ड्रग सप्लायर का था, जिससे रिया ड्रग्स लेती थी। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने अपनी तहकीकात को सही दिशा देने की एक नई शुरुआत की। सर, ये रही रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इसके मुताबिक रिया की मौत 6 तारीख को रात को 11 से 1 बजे के बीच में दम घुटने की वजह से हुई और रिया के मरने के बाद उसके सर पर किसी सब चीज से चोट हुई है। इसका मतलब कत्ल के बाद लाश पे चोट आई है। हो सकता है तावड़े के 12 बजे टंकी में पानी कम होगा। कातिल ने लाश को छुपाने के लिए उसे सर के बल फेंका होगा। लाश के सर पे चोट आई होगी और पानी में खून बहा होगा। एक काम करो तावड़े, असलम को उठाओ। ठीक है सर। बोल सर, मैं काय के लिए मारेंगे उसको सर? वो मर गई मतलब मेरा 3 लाख का नुकसान हो गया ना। ये 3 लाख रुपया मेरे को ही देना पड़ेगा। ऊपर कौन सा मेरा बाप लोग है साहब, वो तो कैसे सुनेगा कि वो मर गए मतलब 3 लाख रुपया छोड़ दिया। रिया के मरने के बाद मेरा मरने के चांस तो पक्का है। चल जा, दोबारा बोले तो आना, ढूंढना ना पड़े, समझे? हाँ साहब। तावड़े, रिया ने असलम को 3 लाख रुपया उधार चुकाने का प्रॉमिस किया था 1 हफ्ते में। इतनी बड़ी रकम वो लाती कहां से? चुप हो जा बेटे, चुप हो जा। जाने वाले को कोई रोक नहीं पाया है। ऊपर वाले के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती। हमें पता है ये सही वक्त नहीं है सवाल पूछने का, लेकिन क्या आप जानते थे आपके बेटी को एक ड्रग डीलर को, असलम को 3 लाख रुपए देने थे? क्या तुम जानती थी? हम अपनी बच्ची को जान ही कहाँ पाए नीलेश, टाइम ही कहाँ दिया उसे। बस अपनी अपनी उलझनों में उलझे रहे हम लोग। ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, समझी? आज 4 पैसे कमाने लगी हो तो सुना रही हो। वो दिन भूल गई जब मैं दिन रात मेहनत करता था, काम करता था और तुम घर में बैठी। एहसान कर रहे थे मुझ पर। रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ तुम्हारी, पत्नी हूँ तुम्हारी। अच्छा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तुमसे तो बात करना बेकार है। क्या है? चलो अंदर जाके बैठो तुम। नीलेश देखो, इस तरह ऊंची आवाज में बात मत क्या करो मुझसे। तुम चुप। सुना नहीं तुमने क्या बोला उसने? जाओ अंदर। यहाँ क्यों खड़ी हो तुम? जाओ। आप लोगों का झगड़ा देखने खड़ी नहीं हुई हूं मैं। रिपोर्ट कार्ड पे साइन चाहिए थे। उस दिन उसने वो दरवाजा बंद करके खुद को हमारी दुनिया से अलग कर लिया और आज वो दरवाजा हमेशा के लिए हमारे लिए बंद हो गया। हम मर भी जाए तो भी हमारे गुनाहों की माफी नहीं है। बहुत बड़ा दिल था मेरी बच्ची का, सब कुछ अकेले सहती रही। हमें माँ बाप होने का हक ही नहीं है। नहीं है हक हमें माँ बाप होने का। जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। नीलेश, नीलेश,
नीलेश दरवाजा हो। नीलेश दारू बड़ा। नीलेश अरे क्या हुआ? टिको मार मैंने भी मारा तेरी बेटी को। सर बचा लीजिए सर। सर ये पागल हो गया, मुझे मार डालेगा। मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सर इसी ने मेरी बच्ची को मार डाला एक फ्लैट के लिए। मुझे इससे परसों रात को इसने मुझे क्या धमकी दी थी? क्या मोटा भाई, कब तक ऐसे पागलों की तरह भटकोगे? ऊपर वाले की कसम, तुम्हें इस तरह देख के बहुत मन दुखता। अभी रहने दो ना, हमें घर नहीं बेचना है। तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ। तुम मुझे अपना फ्लैट बेच दो, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी देता हूँ। ऊपर वाले की कसम, तुम्हारी बेटी मेरे पास है। अब बोलो कब भाभी से साइन करा के देते हो? ऐसा नहीं करना मोटा भाई, बेटी जिंदा चाहिए ना तुमको, तो ऐसा नहीं करना, वरना उसको जिंदा से मुर्दा बनाने में ना मुझे टाइम नहीं लगेगा। ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? सर मैं डर गया था सर। मुझे लगा कि अगर मैं आप लोगों के पास आ जाऊंगा तो ये मेरी बच्ची को मार देगा, और इसी ने मेरी बच्ची को मारा है सर। मैं इसको मार डालूंगा। एक फ्लैट के लिए इसने मेरी बच्ची को मारा है। मैं इसको मार दूंगा सर। मुझे अगर फांसी भी चढ़ना पड़ेगा तो मैं मार डालूंगा इसको। सर मैं झूठी धमकी दिया था। जब मेरे को पता चला कि रिया गायब है तो मैंने सोचा क्यों ना इस बात का मैं फायदा उठाए। लेकिन सर ऊपर वाले की कसम खा के बोलता है कि मेरे को नहीं पता रिया को किसने गायब किया और किसने मारा। मैंने तो बस एक तुक्का मारा था ताकि रिया के वापस आने तक वो मेरे को अपना फ्लैट बेच दे बस। तुझे पता नहीं तेरा ये तुक्का तुझे कहां पहुंचा सकता है। तेरा ऊपर वाला भी तुझे नहीं बचाएगा, समझे? सर मेरी बात का यकीन कीजिए सर, मैंने रिया को नहीं मारा सर। सच कह रहा हूँ सर। माणिक के ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक 5 तारीख को, यानी जिस दिन रिया और नीलेश किडनैप हुए थे, उसी दिन दोपहर को 12 बजे ये ऑफिस से बाहर निकल गया था और वॉचमैन ने भी सोनाली के बिल्डिंग में इसे जाते हुए देखा है। सर ये बात सच है कि मैं वहां गया था, लेकिन मैं सीधा सोनाली के यहाँ गया था सर। लेकिन सोनाली ने तो अपने स्टेटमेंट में कहा है कि उस दिन वो शूटिंग कर रही थी। तो तुम सोनाली के घर पे क्या कर रहे थे? सुन, ऊपर वाले की कसम खा खा के एक पे एक झूठ बोल रहा है तू। रिगमे सर, डंडे की कसम खा के सच उगलवाओ इससे। रिमांड पे लो उसे। सर प्लीज, मैं ऊपर वाले की कसम खा के बोलता है सर, इस बार मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा सर। सर मैं सोनाली के यहाँ गया था, लेकिन मैं सोनाली को मिलने नहीं, आर्या को मिलने गया था सर। मानिक सच बोल रहा है, उस दिन मुझसे मिलने वो आया था। क्या हुआ, शौक लग रहा है? प्रॉब्लम क्या है? मेरा और उसका रिलेशन है, तुम्हारे जितना खास दोस्त वो मेरा भी है। ये सब तूने सिर्फ पैसों के लिए नहीं किया है। मैंने ये सब कुछ हम दोनों ने फ्री में किया है। शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? कैसी है इसमें शर्म? तो मुझे तब आई थी जब मुझे ये पता लगा था कि मेरी माँ ज्वेलरी और पैसों के लिए किसी के भी साथ जा सकती है। माँ बनने का फर्ज तो तुमने निभाया ही नहीं है कभी, इसलिए मैंने तुमसे तुम्हारा खास दोस्त छीना। अब समझ आया किसे शर्म है? तावड़े, जिन लोगों से अभी पूछताछ की उन लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन का पता करवाओ, और ये देखना कि अश्विन और सोहम की छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी मिस ना हो जाए। उनके कंप्यूटर के आईपी एड्रेस ले लो और देखना कंप्यूटर में ये लोग क्या करते हैं। कहीं डिजिटल होने का फायदा तो नहीं उठा रहे या हिंदी फिल्म देख के कोई प्रैक्टिकल तो नहीं कर रहे। हेलो, हाँ उन्हें बेटा, हाँ अभी पहुँच रहे हैं। हाँ चलो। कौन है आप दोनों? रिया के बारे में क्या जानते हो? सर वो रिया का किडनैप हमने ही किया था। सर हमने सिर्फ उसे किडनैप किया था, उसे मारा नहीं है। हाँ सर, आज सुबह हमने रिया के मारने की खबर अखबार में पढ़ी तो हमें लगा कि एक न एक दिन तो आप लोग हमारे पास पहुंच ही जाएंगे, इसलिए हम लोग खुद ही आ गए सर। सचमुच आपने रिया को किडनैप किया था? जी सर। या ऐसे किडनैपर पहली बार देख रहे हैं? सर हम किडनैपर्स नहीं हैं। अब मेरा मतलब है कि हम पेशेवर किडनैपर्स नहीं हैं। वो तो हमें किसी ने ऐसा करने के लिए कहा और हम उसकी बातों में आ गए सर। किसने कहा? नंदिनी ये क्या है? ऐसा क्यों कर रही हो तुम? प्लीज ये सब मत करो तुम। माँ जी आप ही प्लीज इसे कुछ समझाइए। नंदिनी ये गलती मत करो।
सालों पहले की गई गलती को सुधार रही हूं मैं नीलेश। तुम्हारी जिद, तुम्हारे तमाशों के सामने अगर घुटने ना टेकती तो शायद आज मेरी बच्ची जिंदा होती। मुझे तुम्हारे साथ 1 मिनट भी नहीं रहना, अब तलाक चाहिए मुझे। नंदिनी, नंदिनी, मैंने कहा ना कि मैं अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करूंगा। प्लीज मान जाओ, मुझ पर भरोसा रखो। एक आखिरी भरोसा? और तुम पर? नीलेश, मुझे तो लगता है कि मेरी बच्ची के साथ जो कुछ हुआ उसमें भी तुम्हारा हाथ है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अरे चलो अंदर। मोरे भाऊ, देसाई तुम्ही? इन दोनों ने आपके बेटी को किडनैप किया था, जानती है किसके कहने पर? किसके? वो कोई किडनैपिंग नहीं थी सर, बस मेरी एक नादान सी कोशिश थी अपनी बच्ची की बुरी आदत छुड़ाने की। मुझे पता चल गया था कि रिया ड्रग्स लेती थी। रिया, मैंने उसकी ड्रग्स की आदत छुड़ाने के लिए समझाना, धमकी, मारपीट सब कुछ करके देख लिया था सर, लेकिन रिया पूरी तरीके से ड्रग एडिक्ट बन चुकी थी। फिर मैंने कहीं पढ़ा कि अगर ड्रग एडिक्ट्स को कुछ दिनों के लिए ड्रग से दूर रखा जाए तो उनकी आदत छूट सकती है। हाँ, रिहैबिलिटेशन सेंटर ले जा सकता था, लेकिन बात फैलती, बदनामी हो जाती, इसलिए मैंने इन 2 वर्कर्स को बड़ी मुश्किल से मनाया सर, बड़ी मुश्किल से। नहीं नहीं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम कोई किडनैपर थोड़ी है। अरे किसने कहा ये किडनैपिंग है भाई? हम लोग भलाई का काम कर रहे हैं। मेरी बेटी को 2-4 दिनों के लिए ड्रग से दूर रखना है, उसकी ये बुरी आदत छुड़वानी है, बस प्लीज मेरी मदद कीजिए। ठीक है, मैंने पूरा इंतजाम कर दिया था, मतलब उसके रहने खाने का, सिक्योरिटी का, उसे कोई तकलीफ ना हो, इसका पूरा बंदोबस्त कर दिया था। मुझे लगा कि 6-7 दिन वो अगर ड्रग से दूर रही तो उसकी ड्रग की आदत छूट जाएगी। इसका क्या सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो? सर, ये सच बोल रहा है। ये मोबाइल उस देसाई का है जिसने किडनैपिंग करवाई थी, और इस मोबाइल में इन लोगों की सारी बातें रिकॉर्ड है, ताकि अगर ये मुकर जाए तो वो लोग ना फंसे। मतलब तुमने अपने प्लानिंग के तहत मानिक को भी मारा? सर, मैंने उसे नहीं मारा सर, रिया उन दोनों के पास से भाग गई थी। हम कैसे मान ले कि तुमने रिया को किडनैप किया लेकिन मारा नहीं? सर, वो मेरी बेटी थी सर, मैं क्यों उसे मारूंगा? तावड़े, इसका केस रजिस्टर करो। रिया को किसने मारा इसका पता हम लगाएंगे। इसका इंटेंशन अच्छा हो या बुरा हो, क्राइम इसने किया है। सर, तावड़े, कुछ पता चला मानिक के बयान में कितनी सच्चाई है? नहीं सर, हमने जो छानबीन की उसमें हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि मानिक ने ही रिया को किडनैप किया था या उसका मर्डर किया था। नीलेश, तुम्हें सिर्फ जमानत मिली है, हमें इन्फॉर्म किए बगैर शहर मत छोड़ना। जी। लेकिन तुम जाओगे कहां? घर तो तुम्हारे बीवी के नाम है और उसने तो तलाक के लिए अर्जी दी है। तुम्हारे इस रिया के किडनैपिंग के प्लानिंग का दूसरा कोई अच्छा असर नहीं हो सकता। सारी गलती मेरी है सर, मैं उसे मनाने की पूरी कोशिश करूंगा, उसके अलावा मेरा है ही कौन। और जब तक नंदिनी नहीं मानती तब तक मैं मेरी सास के घर रह लूंगा। मेरे घर से बस 4 बिल्डिंग दूर ही है। मतलब बीवी घर में नहीं रखेगी लेकिन सास रखेगी? सर, उस घर में कोई नहीं रहता, इन्वेस्टमेंट के नाम पर लेके रखा हुआ घर है, उसकी चाबी हमेशा मेरे पास ही रहती है। थैंक यू सर। तावड़े, इसे नहीं पता कि अनजाने में इसने हमें क्या बताया है। इसका और एक ठिकाना है जो आज तक हमें पता नहीं था। चलो हमारे साथ। क्या हुआ सर? तुम्हारे ससुराल का इन्वेस्टमेंट का फ्लैट देखना है, चलो। पूरे घर की तलाशी लो।
ये अंदर मिला है सर, ये मिला। सर कुछ पैसे भी मिले। चोरी के डर से ये सारी चीजें 10 जगह छुपाए रखी थी हैं? चलो अब तुम्हारे समझदारी का इनाम देते हैं। अब बिना लग लपेटे सच बोलो, वरना अगर हम लपेटने पे आ जाए तो जिंदगी भर खुद को खोल नहीं पाओगे तुम। बोलो अब। सर वो मुझ पर 75 लाख का कर्जा था। एक तरफ रईस धमकी दे रहा था मुझे और दूसरी तरफ नंदिनी घर भेजने के लिए तैयार नहीं थी। फिर एक दिन मैंने रिया को फोन पर बात करते हुए सुना। हाँ देख, तू टेंशन मत ले। देख 5 तारीख को सोनाली आंटी घर पे नहीं रहेगी। हाँ मैं जाके सारे गहने साफ करूँगी। हाँ चल। बहुत हिम्मत पड़ गई तुम्हारी। चाबी दो, चाबी दो। ड्रग्स तो लेती ही थी तुम, अब तुमने चोरी भी करना शुरू कर दिया। मैंने वो चाबी रिया को चोर बनने से बचाने के लिए उससे छीन ली थी, पर फिर मुझे लगा कि रईस से छुटकारा पाने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता। मैंने ज्वेलरी चोरी करने का प्लान बना दिया। इस प्लान के चलते मैंने पहले रिया को किडनैप करवाया, फिर मैंने सोचा कि उसे 5-6 दिन कहीं छिपा कर रखूंगा, उस दौरान चोरी कर लूंगा और फिर जब मामला ठंडा हो जाएगा तो फिर उसे वापस ले आऊंगा। रिया का किडनैप होते हुए मैंने देखा था। मैंने कुछ देर इंतजार किया, फिर मैं सोनाली के बिल्डिंग गया और डुप्लीकेट चाबी से उसके घर का दरवाजा मैंने खोला। सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा था। मैंने सोचा कि मामला ठंडा हो जाने के बाद मैं गहने बेच दूंगा, और उसी रात रईस के लोगों ने मुझे उठा लिया। फिर नंदिनी ने रिया की मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर दी। रईस का नाम लेने में खतरा था, इसलिए मैंने मानिक को फंसा दिया, और उसी रात फिर रिया भी वहां से छूटकर भाग गई। सर मैं उसे बचा सकता, उसके लिए कुछ कर सकता, उससे पहले उसका कत्ल हुआ। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ सर। जो कुछ मैंने किया मैंने अपने फैमिली के लिए, अपने आप को बचाने के लिए किया। तू भी नहीं, हर क्रिमिनल यही कहता है कि वो निर्दोष है। सर अपनी एक बेवकूफी और लालच की वजह से अपनी बेटी की जान तक गंवाई है तुमने। जो कुछ न करके बहुत कुछ पाना चाहते हैं, उनका अंत यही होता है। कलयुग में कोई किसी का साथी नहीं होगा, अपने ही एक हाथ को दूसरे का सहारा नहीं होगा। ये कहावतें आज सच साबित होती दिख रही हैं। क्या नीलेश अब भी झूठ बोल रहा था, या फिर किसी और ने ही अपनी दुश्मनी निकाली और मासूम रिया की जान ले ली? सर ये अश्विन और सोहम का कॉल रिकॉर्ड्स है और उनके कंप्यूटर से निकला हुआ आईपी एड्रेस है। अश्विन और सोहम के कॉल रिकॉर्ड्स और उनके कंप्यूटर से मिली जानकारी ने पुलिस के सामने इस केस को खोल कर रख दिया। साफ दिखाई दे रहा था कि दोनों ऑनलाइन सट्टे में इन्वॉल्व हैं और उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। नहीं सर, हमने रिया का खून नहीं किया है, बल्कि हमने भी रिया की बॉडी तभी देखी जब आप लोग ने टंकी से बाहर निकाली। ये क्या है? तुम्हें लगा सीसीटीवी कैमरा खराब हो गया है इसलिए कोई सुराग नहीं मिलेगा, लेकिन तुम लोग जब रिया के साथ थे तो 2 लड़के अपना सेल्फी निकाल रहे थे और उसके बैकग्राउंड में तुम लोग साफ दिखाई दे रहे हो। और ये सेल्फी 6 तारीख को रात को 11 बजे निकाली गई है। उन लड़कियों ने रिया के मर्डर की खबर पढ़ी और फोटो देखी और जागरूक नागरिक का फर्ज अदा किया। पुलिस स्टेशन आई और फोटो दी। सुन, पुलिस की मार अच्छी चीज नहीं है, इसलिए जल्दी सच बोलो। बोलो। सर हम लोग 5 तारीख को सोनाली आंटी के यहाँ चोरी करने वाले थे सर। सर चोरी भी हुई सर, लेकिन हमें हमारा हिस्सा नहीं मिला सर, क्योंकि रिया गायब हो गई थी सर। क्या यार, रिया ने बेवकूफ बना दिया। चाबी हमने बनवाई और गहने लेकर वो भाग गई। सर वो वापस आई सर, वो घर जाती उससे पहले ही हमने उसे लिफ्ट के पास पकड़ लिया था सर। गहने का सब बेच गई। यहाँ बात करना ठीक नहीं है, एक काम करते हैं टेरेस पर जाते हैं, ऊपर बात करेंगे। चल सर। फिर हम उसे टेरेस पे लेके गए सर। सर हम तो उसे टेरेस पर सिर्फ बात करने के लिए लेकर गए थे। सोहम देख, सोहम तू समझ नहीं रहा। मेरे पापा ने मेरा किडनैप करवाया था, इतनी मुश्किल से मैं देख, हमें तेरी ये झूठी दर्द भरी कहानी नहीं सुननी है, समझी ना रिया तू।
हमें हमारा हिस्सा दे दे। और देख, जैसा तू समझ ये ना कि हम दोनों बेवकूफ है, वैसे हम है नहीं। देख, तुझे मानना है मान, भाड़ में जा। चल। नशे और जुए की लत ने तुम दोनों को क्रिमिनल बनाया है। इसमें जितना दोष इनका है उतना ही दोष इनके माँ बाप का भी, जो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि इनके बच्चे गलत राह पर निकल चुके हैं। नीलेश को चोरी और अपनी बेटी रिया को किडनैप करने के जुर्म में, और अश्विन और सोहम को चोरी, सबूत मिटाने और कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। आज जरूरत है कि हम सब संवेदनशील बने, अपने विवेक का इस्तेमाल करें, सही और गलत में फर्क करना सीखें, अपने बच्चों को समय दें, उन्हें समझने की कोशिश करें, ताकि समझ स्वस्थ बने, न कि अपराध की प्रयोगशाला। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।